नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बिल्कुल सीधी बात, देश हित की बात, युवाओं की बात, देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड। 35 साल से कम उम्र वाली हमारी 65% आबादी है। यह देश की ताकत, युवा शक्ति। आज मैं इसकी बात करने वाला हूं। और जब युवाओं की बात होती है तो नौकरी की बात, रोजगार की बात लाजमी हो जाती है। और रोजगार के आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि इनका एक मकड़ जाल सा बुना जाता है। और आंकड़ों के बारे में तो कहा जाता है ये बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। तो दरअसल रोजगार या मैं कहूं बेरोजगारी एक समस्या है भी या नहीं, यह हमारी ताकत है या यह हमारे लिए, कमजोरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, एक बड़ी चुनौती है। अगर देश को विकास की राह पर, विश्व गुरु बनने वाले एक्सप्रेसवे पर सरपट दौड़ना है तो क्या हम इस समस्या को एड्रेस कर पा रहे हैं, या यह समस्या है भी, या यह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। और यह मैं किस लिए कह रहा हूं, अब कुछ दिन हो गए हैं बजट को पेश हुए। 23 जुलाई को बजट पेश कर दिया गया था। आज हम 1 अगस्त को बैठे हैं। एक हफ्ता अच्छा चिंतन मनन किया, अध्ययन किया। बेरोजगारी की समस्या को हमने, मेरी पूरी टीम ने, और बेरोजगारी को लेकर या रोजगार का जो रोड मैप तैयार किया, वो जो खाका बुनती दिखाई दी निर्मला सीतारमण, उसकी हमने थोड़ी तफ्तीश की, उसकी तह में गए। अभी तक सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि बेरोजगारी कोई समस्या है। सरकार अपने आंकड़े देती नहीं। सीएमआई जो आंकड़े देता था या देती है, 9.2% जुलाई का आंकड़ा, वो थोड़ा कम हुआ है अगस्त में बेरोजगारी दर। लेकिन सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा कि बेरोजगारी दर तो 3.2% है। अब 3.2%, ये तो par for course, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया मानी जा सकती है। पर फिर निर्मला सीतारमण ने एक रोड मैप भी सामने पेश किया कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। देश की जो 500 बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, वहां पर काम सीखने का मौका दिया जाएगा और साथ में पैसे दिए जाएंगे। एक मुश्त 6,000 और हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये तो एक अच्छी शुरुआत है। आने वाले दिनों में युवाओं को अगर काम मिले, सीएमआई का आंकड़ा छोड़िए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, वो 18 से 24 साल के बीच में जो हमारे युवा, जो ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमाधारी हैं, उनमें बेरोजगारी की तादाद 42.3% बताता है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा यह साफ मानना है, ये मैं लगातार कहता आया हूं, कि नौकरी देना, रोजगार सृजित करना अकेले सरकारी महकमे, सरकार का जिम्मा नहीं हो सकता। यह तो कदमताल करनी होगी सरकार को भी और निजी क्षेत्र को भी, तभी वो डिविडेंड मिलेगा। वरना डेमोग्राफिक डिजास्टर, डेमोग्राफिक लायबिलिटी भी हो सकता है ये युवा हमारे देश का। अब इसमें हमने थोड़ा सा आकलन किया। भाई 1 करोड़ रोजगार 5 साल में, यानी कि हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। 20 लाख, 500 कंपनियों ने 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप दी, तो हर कंपनी के खाते में 4,000 एम्प्लॉइज आते हैं। इंटर्नशिप का मतलब कोई पक्की नौकरी नहीं, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब 500 कंपनियों ने 4,000 युवाओं को
20 लाख, मतलब कुल मिलाकर तो हर कंपनी के खाते में 4,000 एम्प्लॉयज आए। इसका खर्च आता है एक महीने का 1,000 करोड़ रुपए। 12 महीने के लिए खर्च आ गया 12,000, और 6,000 आप एक मुश्त देंगे, उसके 1,200 करोड़ रुपए और हो गए। तो 5 साल में हर साल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले साल 20 दिए, फिर 20 और जोड़ दिए तो 40 हो गए, फिर 20 और जोड़ दिए, हर साल 20-20 लाख लोगों को ही आपने इंटर्नशिप कराई, तो भी ये खर्चा 66,000 करोड़ का आता है। सरकार कह रही है कि कंपनियां अपने CSR फंड से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस फंड से ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के लिए 10% रकम दे देंगे। तो जब ये खाका आपके सामने पेश किया जाता है तो आप ये मानेंगे ना कि भाई कंपनियों के साथ बातचीत हो गई होगी, बहुत जल्दी ये प्लान, ये रोड मैप अनफोल्ड हो जाएगा, युवाओं की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, पत्रकार भी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में लगातार कॉलम भी लिखते हैं। स्वामीनाथन अंकलेश्वरैया अय्यर, अब इन्होंने क्या लिखा, हेडलाइन क्या है इस अखबार की, इस आर्टिकल की, जॉब्स अहोय, मतलब साधारण हिंदी में क्या, अरे भाई नौकरियां मिलने वाली हैं। न्यू इंसेंटिव्स आर क्लेवर पॉलिटिक्स। झुंझुना, ये चतुर राजनीति हो रही है क्या रोजगार के नाम पर? और वो ऐसा क्यों बोले या ये शीर्षक क्यों दिया? उन्होंने कहा कि मैं कुछ उद्योगपतियों के साथ बैठा हुआ था मुंबई में, जो आर्थिक राजधानी है, और मैंने पूछा, एंड आई कोट, हाउ मेनी एडिशनल पीपल विल यू हायर एज अ रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स न्यू एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स इन द बजट? नॉट इवन वन वर्कर डिक्लेयर्ड द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। पूछा, भाई कितने लोगों को नौकरी दोगे? छूटते ही जवाब मिला, एक को भी नहीं देंगे। तो ये 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, यहां कहा जा रहा है एक को भी नौकरी नहीं देंगे। और नौकरी नहीं, ये तो इंटर्नशिप है, कोई पक्का कुछ नहीं, 5,000 रुपए दे दिए और 1 साल 20 लाख लोगों को इंटर्नशिप कराई, उसके बाद नौकरी, या 5,000 रुपए महीना वो काम करके या काम सीखने के नाम पर 5,000 रुपए मिले, फिर घर जाकर बैठ गए, फिर अगली किस्त आ गई 20 लाख लोगों की। नौकरी कोई पक्की नहीं हो रही, यहां तो इंटर्नशिप ही है, पक्की करने को तैयार नहीं। तो ये खाका हमने बुन किस बिना पर दिया? जैसे कौशल विकास भी हुआ, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बना इस देश में 2015 में, 1,37,00,000 युवाओं का कौशल विकास किया गया, नौकरी मिली 24 लाख को। आज की तारीख में 21,000 से ज्यादा सालाना बच्चे IIT से इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, नौकरी मिल रही है, प्लेसमेंट हो रही है 13,000 की, 8,000 को नौकरी नहीं मिल रही। यह लगभग 38% हो जाता है। मैं IIT की बात कर रहा हूं, वरना 15 लाख इंजीनियर्स इस देश में हर साल तैयार हो रहे हैं। तो क्या कोई मिसमैच भी हो रहा है? अब आप कहेंगे कि आप सरकार को खामखा कटघरे में ला रहे हैं, सरकार ने तो और इंसेंटिव्स भी दिए हैं। EPFO में अगर पंजीकरण होता है नए एम्प्लॉय का, किसी भी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय जुड़ता है, तो सरकार 15,000 रुपए का एक बोनस भी देने के लिए तैयार है। अब इसमें भी दिलचस्प बातचीत आई, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा कि कुछ तो हम हायर करते ही, लोगों को नौकरी देते ही, अब सरकार उस बात के भी पैसे दे देगी तो ठीक है। तो वो सरकार के इंसेंटिव के चलते रोजगार सृजित हुए या वो तो होने ही थे, इसमें भी घालमेल हो जाएगा। और कितने दिन उन्हें लेकर और उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, जो डाउनसाइजिंग हो रही है। क्या इन सवालों को अभी भी हम एड्रेस करते दिखाई दे रहे हैं क्या?
क्योंकि बिना रोजगार, वो कहते हैं ना, खाली पेट ना हुए भजन गोपाला। खाली पेट युवा अगर सड़क पर उतरेगा तो क्या होगा? और इसीलिए हम इधर उधर की बातें बहुत सारी कर रहे हैं, बट आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? जात की बहुत बात हो रही है, जातिगत जनगणना की हो रही है, हलवा बांटने वाले कौन है? 3% लोग 73% को हलवा नहीं बांट रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने भी इस पर कार्यक्रम किए हैं, पर असल बात आती है नौकरी की, रोजगार की। इसी में आरक्षण जोड़ दो या कैसे भी, और आरक्षण के अपने आयाम होते हैं, अपना राजनीतिक नफा नुकसान भी जुड़ा हुआ है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, उस बात को, उस वादे को 10 साल हो चुके हैं, तो 20 करोड़ रोजगार क्या सामने सृजित हुए? और रोजगार का पैमाना क्या है? यह अपने आप में बहुत दिलचस्प है। यह मैंने पहले आपको बताया है, और जिन्हें नहीं मालूम उन्हें फिर याद दिला दूं कि पैमाना क्या है रोजगार का। कि हफ्ते में 1 घंटे भी आपने काम कर लिया तो मतलब आपके पास रोजगार है। और हमारे देश में असंगठित क्षेत्र 94% है हमारी अर्थव्यवस्था का। तो जब तक हम, जैसा मैंने शुरुआती लाइन ही कही, गोल गोल घूमेंगे रोजगार को लेकर, तो क्या हम समस्या का हल कर पाएंगे? और राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक तीर, वो मछली की आंख पर तीर चलाने से ही क्या काम हो जाएगा? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, प्राइवेट कंपनी साथ चलेगी? और वित्त मंत्री का फॉर्मूला, क्या रोजगार का निदान मिला? चर्चा में मेरे साथ पहले विपक्षी खेमे का परिचय करा दूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा मेरे साथ हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर हैं। सत्ता खेमे से बीजेपी की तरफ से राजेश शर्मा, जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े, और देश के 2 बड़े अर्थशास्त्री जिन्होंने बहुत काम किया है इस रोजगार के मुद्दे पर, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा वो चर्चा में है, और प्रोफेसर अमिताभ कुंडू मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तो आर्थिक राजधानी में बैठे हैं कृष्णा भाई। ये 1 करोड़ रोजगार या 1 करोड़ इंटर्नशिप की जो बात है, स्वामीनाथन अय्यर तो कह रहे हैं, सारे उद्योगपति कह रहे हैं हम तो 1 नौकरी नहीं देंगे। ये खाका तैयार कहां से हुआ? ये कौन सी कंपनियां हैं 500 जो हर कंपनी 4000 रोजगार देगी, इंटर्नशिप देगी हर साल? संदीप भाई, अभी स्वामीनाथन जी ने उनसे उद्योगपति से बात किया और उनसे टॉप 500 कंपनी से बात किया, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक लगभग 52 करोड़ रोजगार दिए हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि जो आंकड़ा है लगभग 5 करोड़। कौन सा? आरबीआई क्लेम्स का आंकड़ा बता रहे हैं, वो आंकड़ा मैं बता देता हूं। 2000 स्कॉच का आंकड़ा बता रहा हूं। किसका? स्कॉच का आंकड़ा बता रहा हूं। नहीं, मैं तो सरकार का आंकड़ा बता देता हूं ना, और बढ़िया आंकड़ा आपको बता देता हूं, बड़ा दिलचस्प है, दर्शकों को भी पता होना चाहिए। आरबीआई क्लेम्स का ये डेटा है, 2021 से अब तक 7 करोड़ 80 लाख रोजगार सृजित कर दिए गए, और इसमें 2020 और 2021 3 करोड़ 10 लाख और 4 करोड़ 20 लाख। मतलब जब कोरोना चरम पर था, देश में रोजगार नहीं जा रहे थे, देश में रोजगार सृजित हो रहे थे आरबीआई क्लेम्स के आंकड़े माने तो। मतलब बड़ी कमाल की उल्टी गंगा बही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहे आंकड़े। संदीप भाई, मेरे बड़े भाई, ये हमारे बिजनेस टुडे का रिपोर्ट है, स्कॉच का रिपोर्ट है। 514 मिलियन जॉब्स फ्रॉम 2014 टू 2024।
मैं आंकड़ा लेके आपके सामने बैठा हाँ हूँ। हाँ, और मुझे लगता है कि 5,000 या 4,000 जॉब देना कोई भी मल्टीनेशनल जो टॉप 500 कंपनीज में है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं कोई होगी। दिक्कत की बात और नहीं है, जो भी सारे उनको मना कर रहे हैं। ये स्वामीनाथन नहीं नहीं, वो अय्यर तो गलत आर्टिकल लिखने लगे हैं क्या? नहीं, देखिए, जब आप देख रहे हैं यहाँ पर के लगभग 5 करोड़ जॉब ऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज प्राइवेट गवर्नमेंट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेक्टर में दिया गया है साल में, तो मुझे नहीं लगता कि 4 या 5 हजार जॉब देना मुश्किल बात है। मुझे जब बड़े बड़े कंपनीज विप्रो या मतलब दूसरे कोरोना में कोई भी नौकरी जा रही थी, मल्टीनेशनल नौकरी मिल कंपनी, रही थी? मैं थोड़ा सा अभी देखिए, कंफ्यूजन में हूं। नहीं, कोरोना में कोई कोई सेक्टर में नौकरी जा रही थी और कई कई सेक्टर में नौकरी आ रही अच्छा, थी। वो जैसे तस्वीरें हेल्थ जो हमने सेक्टर में, देखी, लोग पैदल भी, बसों में, ट्रेनों में भरकर ट्रेन से कट भी गए, किसी को दिल का दौरा पड़ गया, गांव देहात वापस दौड़े दौड़े जा रहे थे, कोई साइकिल चला रहा था, कोई अपने पिता को हरियाणा से बिहार तक ले गई, वो सब झूठी तस्वीरें थी, फेक नहीं नहीं, वीडियोस। संदीप जी वो देखिए, एक बहुत मुझे कहता है बहुत दुख भरी एक दास्तान थी जो हमारे देश में भी थी, विश्व में भी अरे भाई, थी। आप तो और मुंबई जो में रहते हैं, जो बांद्रा स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर क्या वहां पर अफरा तफरी मची, हड़कंप मच नहीं, गया था, बिल्कुल, ट्रेनें भरी लेकिन हुई अभी, थी, सब वापस जा रहे लेकिन थे। आप कह रहे हैं नौकरी लेकिन लेने आ रहे थे। वो ट्रेन नहीं नहीं, मुंबई कौन सी आ रही थी? मुंबई से बाहर देखिए, निकलती हुई मैं ट्रेन तो खचाखच भरी जा रही थी। संदीप जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आप मुझे टोकते रहेंगे तो मैं बोल ही नहीं सकूंगा। अच्छा, आप बोलिए। मेरे बड़े भाई हो, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हेल्थ सेक्टर में और बहुत सारे सेक्टर में जो जॉब्स है वो आ गए थे। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों ने, देखिए, वो तो बहुत बुरा टाइम था, हमारे देश के लिए भी बुरा टाइम था और पूरे विश्व के लिए बुरा टाइम था, बहुत लोगों की जॉब चली गई। लेकिन उसके बाद इकोनॉमी स्टेबल हो गई, हमारे देश में भी स्टेबल हो गई। और आप देख रहे हैं कि जो मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ उसमें लगभग 52 करोड़ लोगों को 10 साल में जॉब मिला है। तो ये जो उसके अलावा मैं 500 आपको बताना कंपनियां हैं चाहता हूँ। हर साल 4,000 जी, लोगों को इंटर्नशिप देंगी, उनकी लिस्ट तो सार्वजनिक कर देनी चाहिए ना, टाइमलाइन के साथ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सार्वजनिक करनी चाहिए। और इसी तरह जो महाराष्ट्र में भी हम लाडका भाव यानी युवा प्रशिक्षण जो योजना है वो हमने लागू की, हमारे मुख्यमंत्री साहब नहीं ने नहीं, लागू वो की, तो स्किल जहाँ डेवलपमेंट पर भी लागू हुई थी। एक बिल्कुल, करोड़ 37 लाख युवाओं का कौशल विकास हुआ, 24 लाख को मिली नौकरी। फिर वो कौशल नहीं विकास को क्या हुआ ये भी नहीं पता आज तक। नहीं, आपको पता नहीं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, मैं हाँ, आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र में भी जो है, जो हमारे अंडर ग्रेजुएट है, हमारे डिप्लोमा होल्डर है और हमारे ग्रेजुएट है, उन लोग को 12वीं क्लास को 6,000 रुपया महीने का, और जो डिप्लोमा होल्डर है उनको 8,000 रुपया, और जो ग्रेजुएट है उनको 10,000 रुपया महीने का, 6 महीने तक। अब ये 6 महीने अरे का मतलब पैसा वो आएगा तो उनका तो खुद का भी आप एक सेल्फ फंड दे एम्प्लॉयमेंट रहे भी हैं वो ना, जनरेट करेंगे। एक वो नहीं, राजनीतिक ये फायदे तो के लिए एक ग्रांट दे ये दी। मैं नहीं, नौकरी की बात कर रहा हूं यहां पर। देखिए, ये राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है, ये जो युवा के भविष्य के लिए है, इसके लिए कि वो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और दूसरों को भी नौकरी दे दे। इसी तरह जो बिजनेस टुडे का रिपोर्ट है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, जो स्कॉच का रिपोर्ट है जो मैं आपको बताया, वो लगभग 52 करोड़ लोगों को देश में 10 साल में जॉब्स मिले हैं, हर सेक्टर में अगर आप मिलाने जाए। तो मुझे लगता है कि जो 52 करोड़ स्वामीनाथन को अय्यर जी जॉब्स उनका मिले है, हैं 10 साल में? ना 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 ना, फिर बिल्कुल, से बताइए ये आंकड़ा। तो 2014 में कितने लोगों के पास रोजगार था? 140 करोड़ का ही ये देश है। 52 करोड़ को नौकरी मिल गई, मतलब 2014 नहीं में नहीं, किसी के पास नौकरी ही नहीं थी। नहीं नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड मान और लिया। डिसऑर्गेनाइज्ड लेबर। तो 2014 में तो कितने लोगों के पास तो रोजगार तो था? ये जो आंकड़ा है, मैं बोल रहा हूँ 5,000 लोगों को हर साल जॉब मिल रहा है, उसका मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, हर सेक्टर में, पूरे देश में। और वो अगर आप अरे भाई, पकड़ने जाए 52 तो हमारे करोड़ देश लोगों के को इसमें रोजगार लगभग दिया। हमारी 4%, वर्कफोर्स भी, 4, नहीं नहीं नहीं, 5%, 5,000, 5 करोड़ पीएलएफएस लोगों का को अगर आंकड़ा आप है हमारी 58-59 करोड़ की तो कुल लेबर संदीप फोर्स भाई, है हमारी कितनी वर्क फोर्स? 58-59। अब यहां पर कृष्णा अगले कह रहे हैं 52 करोड़, तो 10 साल में जुड़ गए। 7 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। कृष्णा जी, प्रोफेसर आपको कुंडू। अपने आंकड़ों को दोबारा ध्यान से देखना मैं, चाहिए। हाँ, लेकिन संदीप जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि कोरोना के समय में रोजगार कैसे क्रिएट हुआ। अब देखिए, रोजगार का डेफिनेशन, परिभाषा ये है कि मेन हो,
प्राइमरी हो या सब्सिडियरी एम्प्लॉयमेंट हो। अब सब्सिडियरी एम्प्लॉयमेंट को नेशनल सैंपल सर्वे कैसे डिफाइन करती है? इंस्ट्रक्शन दिया गया है एनुमरेटर को, अगर 30 दिन भी काम किया है साल में तो वो रोजगार माना जाएगा। अगर 30 दिन भी अगर रोजगार न मिले, आदमी तो मर जाएगा ना। भी 1 घंटा। नहीं, हाँ 1 घंटा ठीक है, लेकिन सोचिए कोरोना पीरियड में हर एक को 30 दिन का कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, तो इसीलिए आप इसमें फिर तो सारा देश काम कर रहा है, फिर तो सही। बेरोजगार। लेकिन ये सोचिए- मतलब कमाल का पैमाना, ये मतलब नहीं जी, प्रोफेसर कुंडू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, फिर तो देश में कोई खाली ही नहीं बैठेगा नहीं कि नहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो रोजगार सबके साथ है, कोई समस्या ही नहीं है। संदीप जी, Then why are we even discussing this? संदीप जी, चिंता की बात यह है कि देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास 30 दिन का भी नौकरी नहीं है, वो लोग जो है अच्छा, तो बेरोजगारी वो ज्यादा माना बड़ी जाता है। समस्या है। हाँ, मैं ये समझता हूं नहीं कि 1 घंटा 1.5 घंटा कोई काम कर रहा है, घर में बैठा हुआ है, या कोई आकर पूछा सर्वेयर ने, अब वो अपनी खींच मिटाने के लिए, अपनी थोड़ी इज्जत बचाने के लिए कहे कि नहीं काम तो करता हूं थोड़ा बहुत। सवाल ऐसे पूछा जाता है, क्या आपने 30 दिन का काम किया है? 1 हाँ, तो घंटा वो 2 कहेगा घंटा मैंने कर दिया, उसने कुछ नहीं किया, मैं रुपया नहीं कमाया। नहीं, बात वहां है ना, और अभी हम मुद्दे पर ही रहते हैं। अब आप इतने बड़े सीए हैं राजेश भाई, ये मुझे इस सवाल का जवाब या देश को तो मिलना चाहिए भाई। 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप आप कराएंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, और मैं इसका पूरा पक्षधर हूं। ये कहना कि भाई सरकार सारी नौकरी दे, बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता। ये खामखा की राजनीति करता है विपक्ष। पर जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप कदम ताल कर रहे हैं, तो ये कौन सी हैं वो 500 कंपनियां जिनसे हर साल जो 4000 इंटर्न लेंगी? ये तो बातचीत हो गई होगी ना, तभी तो घोषणा की गई। सर, घोषणा 500 कंपनी किसी से बात करके करने की जरूरत नहीं है। 500 कंपनी का टर्नओवर अगर हम जाएंगे तो हमारे को कोई भी आदमी निकालना चाहेगा। टॉप 500 कंपनीज अभी आप डालो, अच्छा, तो आप बोलेंगे आरओसी वो की ले साइड पे लेंगे। भाई उनको भी फायदा है ना इसमें। आज वो आप अज्यूम कर रहे हो? नहीं, इसलिए फायदा है उनको, आज वो ऑन जॉब उनको ट्रेन करेंगे, उन्हीं लोगों को वो बाद में ट्रेन लोगों को मैं रख एक उदाहरण पाएंगे। देता हूं, देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरे वर्ल्ड में होता है ये। हाँ, सारे वर्ल्ड में, भारत भी कोई दुनिया से कटा हुआ तो नहीं, कटा हुआ नहीं है, पर आप मेरी सुनिए तो, सुनिए तो। एबीपी नेटवर्क है, मैं यहाँ का संपादक हूँ जी, ठीक है। सरकार कहती है 4000 इंटर्न लो, मैं कहता हूं मैं कैसे दूं? यहां मैं अपने एम्प्लॉयज की नौकरी तो बचा नहीं पा रहा हूं, आपके 4000 इंटर्न्स का ठेका कैसे ले लूं? भाई साहब, 2 चीज आप क्या बताऊं। करेंगे मेरा? थोड़ी सी क्लैरिटी आप चीज देखिए। हमने सीएसआर के फंड में से उसको देने का नंबर 1 भी अलाउ किया है। अच्छा। ठीक है, सीएसआर का जो फंड आदमी अलग अलग जगह पे यूज करता था, वो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यूज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भारत के अंदर में सबसे ज्यादा युवा है और एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए ये किया गया। दूसरा, भारत के बाहर 4-4 महीने की 2 मतलब 4-4 हजार 500 कंपनियां नौकरी देती घूमेंगी। हाँ, देंगी। और वो 1 साल इंटर्नशिप के बाद क्या होगा? सर, अच्छा, बड़ी सवाल बड़ी ही हैं। तो पूछ रहा हूँ हाँ, राजेश भाई। बड़ी 1 साल इंटर्नशिप की, हाँ, 5000 रुपए दे दिए, बड़ी अच्छी बात। जी। उसके बाद सर, ऑन जॉब जो आदमी को ट्रेनिंग मिलती है ना, मैं आपको क्या बताऊं, करेगा? अगर वही आप जानना इंजीनियर से भी चेक करोगे तो कुछ जगह आईटीआई करे हुए जो लोग होते हैं, आईटीआई करे हुए, कुछ वो जगह लोग का उसका उदाहरण टक्कर दे देते हैं, क्योंकि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, और ये ऑन जॉब ट्रेनिंग वाले अब्जॉर्व होते हैं। इंटर्नशिप का हम अमूमन मैं- ये मानकर चलते हैं। मैं आपको कि एक, नौकरी पक्की हो आप जाएगी। मेरी एक एग्जांपल सुनो। बाहर के कंट्रीज में 4 महीने के 2 सेमेस्टर होते हैं, और राष्ट्र के जो 4 महीने होते हैं, हर कॉलेज का बच्चा वहां इंटर्नशिप करता है और उन्हीं जगह पे वो कहीं ना कहीं जॉब में लग जाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, तो वो जो जॉब में एक लग जाता है वो एक अलग बाहर तरीका के है। उदाहरण देने लगते हैं, एप्पल्स टू ऑरेंजेस आप मिलाने एप्पल्स लगते टू हैं। ऑरेंजेस नहीं है, वहां भी कंपनी है, यहाँ भी कंपनी है, वहां यहाँ भी पर कंपनी आ रही है, 30 यहाँ भी साल की कंपनी उम्र अच्छी। में एमए कर रहा होता है या एमबीए कर रहा होता है। यहाँ तो पहले सारी डिग्री लेंगे तब नौकरी करेंगे। देखिए, पहले सारी डिग्री लेंगे, पर आज के दिन जो एक ट्रेंड है वो चेंज, अर्ली जॉब, अर्ली एज हो में गई है करेंगे, इन कंपनियों तो से वो बात हो गई। इंटर्नशिप लेंगे वो लोग, मना वो नहीं कर सकते। स्वामीनाथन अखिलेश्वर अय्यर कह रहे हैं नॉट इवन 1 वर्कर, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं ईपीएफओ एक भी नहीं लेंगे। हाँ, नहीं, वो अगर कोई कह रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं, ये तो 100% लेंगे। बड़ी कंपनी है जिनके पास बहुत बड़ा वर्कफोर्स है, जो बड़े वर्कफोर्स वाले हैं उनको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो डाउनसाइजिंग हो रही है,
नौकरियां रोज जा रही हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, सर, वो सर, वो लोगों कुछ को बाहर का सेक्टर के- रास्ता दिखा कुछ रहे सेक्टर का जो हैं। देश जा रहे स्टार्टअप हैं। की आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बायजूस से लेके सबके नाम मैं आपको गिनवाऊं, सर वो कुछ सब जा रहे लोगों हैं, को पर पिंक स्लिप दे रहे नंबर हैं। ऑफ स्टार्टअप्स तो बढ़ रहे हैं ना भाई साहब, लाखों में स्टार्टअप्स हो गए ना। हाँ, बढ़ रहे हैं। हाँ। और वो आपके फोल्ड पास कितने किए, यूनिकॉर्न हुए हैं 10 ना। में से 9 बंद भी होते जा रहे हैं। 10 में से 9 नहीं बंद हो रहे हैं, जो 2 बंद हो रहे हैं उसको तेज तेज आवाज में बोला जाता है, जो बताने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए। स्टार्टअप्स इंडिया में यूनिकॉर्न बन रहे हैं, और ये डाटा कह रहा है, मैं और आप नहीं कह रहा हूं। अच्छा। और दूसरा, अभी आप कह रहे थे रोड किसमें बने हैं, अगर आप 2020-21 का डाटा देखें ना, कोरोना के टाइम पे, ये भारत देश नहीं, के अभी लोग तो- हैं अभी तो जिन्होंने मैं- रोड को बनाया उस समय, और उनको नौकरियां मिली। IIT के भी 21,500 IIT के ग्रेजुएट्स निकलते हैं, 15 लाख तो वैसे इंजीनियर निकलते हैं, उसमें से 13,000 की प्लेसमेंट हुई है पिछले साल। सर 8,000 की IIT वालों की नहीं हो पाई। एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस को देखते हुए ये सारी जो स्कीम्स है इस बजट की, एम्प्लॉयमेंट के लिए इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। इससे बढ़िया स्कीम 1, खाका- स्कीम बी, स्कीम सी, तीनों को आप चेक कर लें। नहीं, मैं ईपीएफओ के तीनों नए के बारे में अभी रजिस्ट्रेशन और को आप आगे चेक बात कर लो। करने वाला हूं। आलोक शर्मा, इससे बढ़िया स्कीम, इससे बढ़िया रोड मैप नहीं हो सकता। और CSR के तहत कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी निजी कंपनियों के साथ कदम ताल सरकार कर रही है, तो बेरोजगारी की समस्या का तो निदान ढूंढ रही है। आप काहे परेशान हुए घूम रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई के पिछले 10 वर्षों से इसी तरह से बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर झूठ बोला जाता है। इसी शो में, एबीपी के शो में 2 झूठ बोले गए। पहला शो आया कि 10 साल में 52 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दे दिया। इसका मतलब पहले तो लोग जो थे सब वो अपने घर में बैठे हुए थे, और 52 करोड़ को इन्होंने दे दिया। शायद इनको ये नहीं पता है कि 21 से 25 साल में जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी 42% अनएम्प्लॉयमेंट है, 21 से 25 साल के एज ग्रुप में। दूसरा, अभी एक और झूठ बोला गया कि लाखों स्टार्टअप्स यहां पर देश में आ गए। मेरे काबिल दोस्त को शायद ये भी नहीं पता होगा कि स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है, और स्टार्टअप का क्राइटेरिया 10 बार इस सरकार ने बदल दिया है। स्टेट गवर्नमेंट के स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टार्टअप कहने की एलिजिबिलिटी अलग है। अब कोई अपने घर में जाकर घिया बोलेगा और गमले के अंदर, तो उसको स्टार्टअप नहीं कहेंगे। स्टार्टअप की डेफिनेशन पढ़ें और फिर कहें कि लाखों स्टार्टअप हो गए, तो हम उसका जवाब देंगे। अब बात आती है जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन आज डेमोग्राफिक लाइबिलिटी जो बन गया है देश के ऊपर, और जो एबीपी न्यूज ने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नोटबंदी और जीएसटी का रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन, जिससे एमएसएमई खत्म हुआ। क्या एमएसएमई, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि एमएसएमई को बढ़ाएंगे, एक तरफ हम जो योजना लेकर आए हैं, मैं उसके तमाम कुछ खामियां गिनवाता हूं। सबसे पहला, इन्होंने कहा कि 60 करोड़ रुपए का बजट है, 60,000 करोड़ का, इसमें 30,000 करोड़ स्टेट्स देंगी। मैं ये जो रिपोर्ट है पूरा एक बार आंकड़े के साथ बताना चाहूंगा। उसके बाद एक रिपोर्ट है कि जिसमें 26,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, और उसका 40% CSR फंड से आएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि CSR का फंड और CSR का बजट ये कहां से आएगा भाई? 500 जो टॉप की कंपनियां, क्या 500 की 500 प्रॉफिट में चल आप रही है? पहले से ही सवाल 500 क्यों में से उठा हो रहे सकता हैं? आप ये क्यों नहीं मानने को तैयार कि हाँ कदम ताल हो सकती है CSR के तहत, अगर उन्हें छूट मिलेगी? आप पहले से ही सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम नहीं उठा रहे हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी उठा रहे हैं, और उनका जो स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थ्रू कॉम्प्लिकेटेड अटेम्प्ट। मैं समझता हूं उसमें एक चीज और ऐड कर दी जाए कि विदाउट होमवर्क, और कागजी योजना है। और कागजी योजना इसलिए कह रहा हूं कि इसमें 5 बड़ी खामियां हैं। पहली खामी है नंबर की, कि भाई आपने जैसे एक एग्जांपल दिया कि 4,000 लोगों को इंटर्नशिप देने वाली कौन कौन सी कंपनियां। मीडिया जगत में एबीपी न्यूज 2-3 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनमें से एक है, आपने उसका एग्जांपल दिया। क्या 500 कंपनियां 20-20 हजार लोगों को या 4,000 लोगों को, जिस तरह से हमने एक साल में लिया है, क्या 4,000 लोगों को वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। दूसरा इशू है बजट का। CSR फंड से किस तरह से पैसा आएगा, CSR फंड का कैसे यूज होगा? क्या तमाम जो पुराने CSR फंड से काम चल रहे हैं, मान लीजिए टाटा स्टील जो है वो दांतेवाड़ा में नक्सलाइट एरिया में अपना स्कूल खोलकर काम कर रहा है, क्या वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे? इस सवाल पर टीवी सोमनाथन ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बंद हो जाएंगे, लेकिन वो इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट ऑलरेडी ले रही है। दूसरी चीज, तीसरा सवाल इसमें बहुत बड़ा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन होंगे जो, जिन लोगों को ये इंटर्नशिप दी जाएगी।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3-4 जो चीजें मुझे समझ आई, उसमें पहली है कि माँ या बाप में से अगर कोई भी एक इनकम टैक्स पेई है तो वो इंटर्नशिप नहीं कर सकता है। दूसरा उसके अंदर है कि जो प्रोफेशनल कॉलेजेस से बच्चे पढ़कर आएंगे वो इंटर्नशिप नहीं कर सकते। अरे भाई, इंटर्नशिप करके आप सोचते हैं 20 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा? आईआईटी बॉम्बे की और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जो बीटीयू हो गया है, उसके प्लेसमेंट के आंकड़े उठा लीजिए। जो 4 साल पूरी तरह से वहां पर ट्रेंड इंजीनियर्स निकल रहे हैं, उनकी कितनी प्लेसमेंट्स है? तीसरा जो मेरा सवाल है कि 500 कंपनियां, इसमें बहुत बड़ा खेल है। 500 क्यों भाई, 1000 क्यों नहीं? बिहार में एक कंपनी का नाम बताइए जो 4000 बच्चों को इंटर्नशिप करा सकती है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन होता है, माइग्रेशन होता है जॉब के लिए। मुझे बिहार में एक कंपनी बताएं मेरे बीजेपी के साथी। मूवमेंट सरकार करती दिखती है, ये बात मानेंगे आलोक शर्मा? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। सरकार अकेले नौकरियां सृजित तो नहीं कर सकती, उसमें निजी क्षेत्र को भी साथ लेना होगा। अगर वो पहल हो रही है उसमें और सकारात्मक सुझाव देने के बजाय सारे अड़ंगे गिनवाने से काम हो जाएगा। नहीं, देखिए बहुत बड़ी स्कीम लेकर आए, जिसको फ्लैगशिप स्कीम बजट के लिए कहा गया। संदीप भाई, विपक्ष सवाल तो पूछेगा ना, भैया इसको अप्लाई कैसे करोगे आप? आपने टॉप 500 कंपनी क्या, उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? क्या टर्नओवर से होगा? आईटी कंपनी है, 100 लोग काम करते हैं और उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है। एक दूसरी कंपनी एमएसएमई है जिसका टर्नओवर कम है लेकिन एम्प्लॉइज ज्यादा है, वो ज्यादा इंटर्नशिप करा सकती है। इनके पास कोई होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं, होमवर्क नहीं किया गया है। हम कहीं दरअसल एक लॉजिकल कल्मिनेशन और इस समस्या का निदान मिले, उसकी तरफ जाने की भी एक कोशिश है। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, जो ये रोड मैप जो बनाया गया, ये ख्याली पुलाव पका दिया गया या इसके लिए जमीन तैयार भी की गई है? देखिए, होमवर्क नहीं किया गया है, ये कुछ हद तक सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 500 कंपनियों को ही हम आइडेंटिफाई करें, अगर नंबर ना बढ़ाएं तो रीजनल डिस्पर्सल नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बैकवर्ड एरिया जहाँ पर कोई मिलेंगे नहीं, और ऐसा तो नहीं होगा कि, तो मुझे लगता है ये अनरियलिस्टिक है। दूसरी बात, मुझे ये भी अनरियलिस्टिक लगता है कि 1 साल की इंटर्नशिप के बाद में उसकी जॉब मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये बात मुझे नहीं लगता कि कहाँ होगा। सबसे बड़ी बात यह है, जो अभी मैंने सुना, कि अगर सरकार चाहे तो कंपनियों को इंसेंटिव देके, और सरकार के और भी तरीके हैं, उनको ऐसा मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर वो कहेंगे कि भाई अगर एक भी इनकम टैक्स पे ही उसको नहीं लेंगे, अगर कहेंगे रिजर्वेशन रखना पड़ेगा, बैकवर्ड एरिया में जाना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता आप मजबूर कर पाएंगे। इसका मतलब ये होगा, होता है हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ कि डोमिसाइल को 70% नौकरी देंगे, मैनेजर के लेवल पे देंगे, नीचे देंगे, डिटेलिंग में जाते ही रायता फैल जाता है और कुछ भी नहीं निकलता। सरकार की तरफ से अगर कंडीशंस बढ़ जाएंगे तो ये बिल्कुल कंपनियां नहीं ले पाएंगी। सरकार कहेंगे, कंपनियां कहेंगे भाई हमें तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। हम कोई हल ढूंढ रहे हैं या सिंपल वी आर प्लेइंग टू द गैलरीज? एक झुंझुना थमा रहे हैं क्या? अपर मिडिल क्लास के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको मिलेगा, लेकिन बैकवर्ड एरिया में गांव से जो पढ़ के आए, छोटे शहरों से जो आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो आ रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। और सरकार के वहां भी तो उल्टा, बल्कि आलोक शर्मा जो कह रहे हैं, जो क्राइटेरिया है, जो अच्छे कॉलेजेस से निकले हुए हैं, जिनके माता या पिता में से एक इनकम टैक्स पेई हैं, रिटर्न भरते हैं, उनको नहीं मिलेगा। तो दरअसल मिलना तो वो गरीब गुरबों, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिलना चाहिए, पर वो मिल पाएगा क्या? क्या कंपनियां ये इन बच्चों को लेगी जो गांव से आ रहे हैं, जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतना अच्छा नहीं है? मुझे नहीं लगता कि सरकार इस तरह से उनको मजबूर कर पाएगी। और क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, किन क्वालिफिकेशंस के आधार पर इंटर्नशिप दी जाएगी? मुझे लगता है सरकार को सीरियस होमवर्क करनी पड़ेगी। ये नंबर जो 500 कंपनी का बढ़ा है, इसको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या रियलिस्टिक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मुझे नहीं लगता है कि 400, 500, 1000 तक मैक्सिमम ले सकेंगे, और डिस्पर्स करना पड़ेगा। प्रोग्राम सही है कि इंटर्नशिप के द्वारा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए हम एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें। मुझे लगता है सरकार तो डिनायल मोड में थी, क्लेम्स डेटा दे दिया, अभी कॉस्ट का डेटा आ रहा है कि साहब बेरोजगारी तो है ही नहीं, जबकि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी चीख चीख के कह रही है कि बेरोजगारी है नहीं। पर जब ये रोड मैप खींचती है, टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, प्रोफेसर नवल किशोर, जब चाहे वो 3.2% का बेरोजगारी का आंकड़ा बताए, जब 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का एक खाका तैयार करती दिखाई देती है, तो रियलाइजेशन, वो एक्सेप्टेंस तो सरकार दिखा रही है कि हाँ बेरोजगारी एक समस्या है, युवा शक्ति को हमें कुछ ना कुछ देना होगा।
देखिए संदीप जी, भाजपा या मोदी सरकार का ये इतिहास रहा है कि या तो वो झूठ बोलती है या भरमाती है। अगर सही बात आप देखेंगे पिछले 10 साल में, तो जो सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले यूनिट हैं, वो चाहे रेलवे हो या आर्मी हो, आर्म फोर्सेस हो, जहां पर सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती थी और मिलने की संभावना थी, वहां पर आपने देखा कि अग्निवीर आया। और दूसरा, रेलवे में नौकरियों का हाल ऐसा बुरा हाल हो गया, रेलवे का ही बुरा हाल हो गया, तो फिर नौकरी क्या क्या करें। सबसे ज्यादा नौकरी की संभावना या अवसर जो होते थे रेलवे में होती है। नहीं जो लोग प्रोफेसर जो नवल, आप यहीं ये राजनीतिक पुट जो आ जाता है, सरकारों का आपस में आपका राजनीतिक नफे नुकसान का खेल बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं निकलने देता है क्या? आप वही, आपने उदाहरण दिया फौज का, आपने उदाहरण दिया रेलवे का। सरकार ही सारी नौकरी दे देगी, कितनी दे देगी भाई? नहीं, लेकिन रेलवे में कितने लोग हैं? फौज में कितने लोग हैं? मेरी बात पहले कंप्लीट कर। देखिए, जो बातें दिखती है, सरकार का इंटेंट तो दिखेगा ना, प्राथमिकता तो दिखेगा ना। आपने बिहार में एक सच्चाई देखा कि 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ शासन में रही। 10 साल नौकरी की जब बात कही गई तो दोनों लोगों ने खारिज किया, और वित्त मंत्री वहां पर बोले कि नहीं, 19 लाख रोजगार सृजन की संभावना हम करेंगे। लेकिन आपने देखा कि 17 साल में जो नौकरियां रोक कर रखी थी, और पूरे देश में हमें लगता है कि लगभग 30 लाख रिक्तियां हैं जो अभी भी है। जो रिक्तियां हैं उसके प्रति भी सीरियसनेस क्या है सरकार का। 10 साल एक बहुत बड़ा समय काल होता है, कालखंड होता है, जिसमें कि आपको दिखेगा कि ये सरकार झुझुना पकड़ाने वाली है या कोई सीरियसनेस है। नहीं, सिर्फ सरकार से ही काम चलेगा? देखिए, आधी अधूरी कोशिश रह जाएगी क्या? यहां पर अगर सीएसआर की दुहाई दी जा रही है और कहा जा रहा है टॉप 500 कंपनीज हैं, इस पर दबाव बनाइए ना, सारी कंपनियों के नाम पता होने चाहिए ना, उनके जवाबदेही भी हो कि इतने लोगों को आप इंटर्नशिप कराएंगे ही कराएंगे। जब आप कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25% कर देते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देते हैं अलग अलग सेक्टर्स को, तो वो इंसेंटिव रोजगार सृजित करने के लिए क्यों ना दिए जाएं और उनके मानक तय किए जाएं? अब मैं राजनीति से ऊपर उठकर इस डिस्कशन को ले जाना चाह रहा हूं प्रोफेसर नवल। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ही इस मामले में सीरियस नहीं है, क्योंकि वह केवल अपना चेहरा छुपाना चाहती है कि मैं यह बात कह के कि मैं नौकरी देने के लिए या इंटर्न, जो सरकार 2 करोड़ नौकरी की बात करती थी, अब 1 करोड़ इंटर्न पे आ गई। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बात करते हैं और कितनी उनकी तैयारी है। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बिहार को इसलिए दिखाना चाहता हूं कि अगर बिहार में 5 लाख नौकरी दी जा सकती है, तो देश स्तर पे जो रिक्तियां हैं, नौकरियां, आपने देखा, आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, आपको मालूम है कि 10 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी थे उनको उन्होंने रोक के रखा। ये लास्ट 1 साल में इसको देने का प्रयास किया गया है। उसी तरह से हर एक क्षेत्र में सरकार कम से कम सरकारी एजेंसियों में, यूनिट में जो रिक्तियां हैं उसको भरने के तो प्रति जहां रिक्तियां हैं कम से कम वो भरी जाएं। अभी आपकी सुई वहां अटकी हुई है। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, ये जो फॉर्मूला है और इसमें सीधे सीधे खुलकर ये बात सरकार जो मानती दिख रही है कि सरकार और निजी क्षेत्र को कदमताल करनी पड़ेगी, क्या इस फॉर्मूले से आपको हल निकलता दिख रहा है बेरोजगारी की समस्या का? इस बजट में कम से कम इतना तो कहा जा सकता है संदीप जी कि 35 मिनट बाद मुझे समय मिला है, तो मैं थोड़ा सा आप समय देंगे उम्मीद है। ये तो कहा जा सकता है कि सरकार जागरूक हुई है कि हाँ एक समस्या है रोजगार की। 10 साल से तो कोई समस्या थी ही नहीं, और बल्कि हमारे कृष्णा जी ने तो हम सबको समझा भी दिया कि 52 करोड़ लोग तो लोगों को रोजगार 10 साल में दे दिया गया है। वो बेचारे इतना तक नहीं जानते कि 2014 में कुल जो हमारे देश की वर्कफोर्स थी वो वही 52 करोड़ थी, और वो आज बढ़कर के 57 करोड़ जरूर हो गई है, मगर वो रोजगार असलियत में रोजगार है कि कुछ और है भगवान जानते। मतलब आरबीआई क्लेम्स के भाई का भी डेटा ये सरकारी किस्म के जो प्रवक्ता हैं आपके, वो तक नहीं बता पाए कि 8 करोड़ प्रधानमंत्री ने कम से कम इतना तो कुछ थोड़ी बहुत वाजिब बात करी थी कि हमने 4 साल में 8 करोड़ रोजगार पैदा कर दिया। हालांकि वो बिल्कुल सर पैर की बात थी, वो बात अलग है। मगर यहाँ तो 8 करोड़ से 12 करोड़ 52 करोड़ हो गया। खैर छोड़िए, वो तो बेकार की बात है।
देखिए, एक काम किया है सरकार ने कि एमएसएमईज पे कुछ तवज्जो दी है, तो एमएसएमईज पे कुछ क्रेडिट गारंटी की बात करी है, कुछ स्किलिंग लोन्स की बात करी है, तो उसमें कुछ रोजगार पैदा होना, एमएसएमईज में पैदा होने की संभावना जरूर है। वापस आ जाते हैं, अगर ये जो आपका सीएसआर द्वारा 500 कंपनीज को देने वाली जो कवायद है, उसमें देखिए हमारे पास काफी पुराना एक स्कीम है। स्कीम क्या है? वो 1961 का अप्रेंटिसशिप एक्ट है। उसमें अप्रेंटिस 1 से ज्यादा साल के लिए दी जाती है संगठित क्षेत्र की कंपनियों द्वारा। अब ये किस आधार पे इन्होंने 500 बड़ी कंपनियों से कहलवा लिया है? क्या क्यों दे देंगी वो? और आपका 4000 वाला जो सवाल है वो बिल्कुल वाजिब सवाल है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी कंपनी वर्कर्स को सिर्फ तब हायर करती है जब उसको स्वयं जरूरत महसूस होती है, न कि क्योंकि सरकार पैसे कुछ दे रही होगी, वो भी साल भर के लिए, तो उससे काम बन जाएगा। आखिरी जो इनकी स्कीम इस जॉब्स को लेकर के है कि ये ईपीएफओ का पैसा देंगे, सरकार ईपीएफओ का कुछ पहले साल का पैसा देंगे। हाँ। तो सरकार को इस बात से लगता है वाकफियत नहीं है कि ईपीएफओ में आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पहली कंपनी में काम कर रहा है और अगर वो वर्कर को आप सरकार ये ईपीएफओ वाला पैसा देगी तो कंपनी उसको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से परमानेंट वर्कर बना देगी। तो उसका अर्थ क्या हुआ? ये नया रोजगार सृजित नहीं हो रहा है, ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो गया। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले ये बात कह रहे हैं 15,000 दे दोगे या 3,000 रुपए की कंट्रीब्यूशन कर दोगे। मजाक कर रहे हैं। पहले जो आपके प्रोग्राम में पहले जो वक्ता थे, मैं प्रोफेसर कुंडू की बात नहीं कर रहा, वो दोनों ही ऐसी उड़ी बकानी बात कर रहे थे कि मतलब हास्यास्पद। मैं शुरू से आपके 35 मिनट से सिर्फ हंसे ही चले जा रहा हूँगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे इतनी बकवास सुननी पड़ रही है आपके कार्यक्रम में, वो भी जबकि आपके कार्यक्रम बहुत पुख्ता किस्म के होते हैं। जी, तो वो उससे वो प्रोत्साहन नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता, कोई संभव ही नहीं है। बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं इस बजट के इसके रोजगार से को लेकर के। मैंने जो चीज गिनाई है, जो एमएसएमईज को सपोर्ट मिलने की, आप एमएसएमई असंगठित क्षेत्र पर जो तवज्जो दी जा रही है उसको और पुश देने की जरूरत है। आपके लिए थोड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। राजेश, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? एकदम रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा मैं। 4-5 एरिया बताऊंगा। अभी इन्होंने कहा कि एमएसएमई में कोलेटरल दिया, गवर्नमेंट कोलेटरल की गारंटी दे रही है, उससे फायदा होगा। वो एक चीज में चलिए इनकी बात हूं। 12 इंडस्ट्रियल पार्क हम लोगों ने अगर बनाया है तो वहाँ इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट होगी। पीएलआई स्कीम हम लेके आए थे, उससे मैन्युफैक्चरिंग को जो बूस्ट मिला वो सबने देखा है। जब मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट पीएलआई से मिला है तो ईएलआई जो ये स्कीम है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी। बढ़ गई उसका मतलब ये थोड़ा है कि रोजगार बढ़ गया। सर मैं वो नहीं कह रहा हूं कि बढ़ गई या रोजगार बढ़ गया। पीएलआई से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा था तो ईएलआई से आप एम्प्लॉयमेंट ये मानकर चल रहे हैं? अच्छा, ये बढ़ गए होंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूं पीएलआई से जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, ईएलआई से कोई एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। डेटा है इस चीज को सपोर्ट करने के लिए? सर मैं बोल रहा हूं इस नहीं, बार ये देखिए, ये आप मेरी बात बात सुनिए। ये सपने संजोने से काम नहीं चलता ना। पीएलआई स्कीम से जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है वो तो डाटा है, पर आपको बता रहा हूं जो आज ईएलआई आई है, एम्प्लॉयमेंट के ये जो लिंक्ड स्कीम आई है, उससे फायदा होगा। मुद्रा में हम 10 लाख से 20 लाख पे हम पहुंचते हैं। हमने कैपेक्स को अब भी बढ़ाते रह गए। कोई जमाना था कि 1 लाख करोड़ होता, हम 11 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं कैपेक्स के ऊपर में। फॉरेन की कंपनियां शिशु लोन उसमें कितने हैं? 28,000 30,000 रुपए के लोन में क्या तो धंधा होगा, उसमें कितने एनपीए बनेंगे? सर आप तो सीए हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। 20 लाख तक का लोन वो लोग जो रिपे कर चुके हैं उनको दे रहे हैं ना आप। रिपेमेंट हो रही है। दत्तात्रेय होसबोले बोल रहे थे कि वो 10 लाख का लोन मिलता कितने लोगों को है? मेरे शब्द नहीं है सर।
जितनों को भी हर नंबर लेवल पे 2 मिल रहा है। RSS के। सर हर लेवल पे मिल रहा है, अब जितनों को मिल रहा है उतनों को ही प्रॉब्लम है। स्किलिंग के लिए हमने 1000 ITI को हमने मॉडर्नाइज करना है, स्किलिंग में फर्दर हमने अमाउंट दे दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाया है हम लोगों ने, एजुकेशन भी बढ़ाया है, क्योंकि इंडिया के तो अंदर में ठीक है, लोग 30 हायर सेकंड में एक एजुकेशन कमेंट, लेंगे। क्योंकि आप भी यहां सर पकड़ रहे थे। निर्मला सीतारमन मोमेंट हो गया मेरे टीवी स्क्रीन पर, वो भी सर पकड़ रही थी हलवा सेरेमनी के सवाल पर, आप भी सर पकड़ रहे हैं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा 30 सेकंड प्लीज। बिल्कुल 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। मुद्रा में आपने बजा फरमाया 70% ऑफ ऑल द लोन्स आर फॉर 27,000 रुपीज। तो ये जो 20 लाख की बात कर रहे हैं ये सिर्फ किशोर लोन्स हैं। किशोर लोन्स की शेयर मुद्रा लोन्स में टोटल 10% से ज्यादा नहीं है। मतलब जो अधिकतर लोन्स हैं वो शिशु लोन्स हैं, और शिशु लोन्स की एवरेज तो वैल्यू मतलब यहाँ पर 27,000 है। देखिए, इसमें आप आंकड़ों केला की खरीद सकते हो। बाजीगरी से काम नहीं चलेगा। ये चर्चा जो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इन मुद्दों का पीछा हम छोड़ेंगे नहीं। यही मेरा मानना है असल देश हित है, राष्ट्र हित है। युवा शक्ति को और मजबूत बनाने की जो कवायद है उसमें कदमताल सबको करनी होगी। राजनीतिक वन अपमैनशिप होती रहेगी, नफा नुकसान होता रहेगा, लेकिन कदमताल की जरूरत है। सब साथ चलेंगे तो देश मजबूत होगा और विश्व गुरु बनने की राह पर चलेगा।